बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं। बाबा 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 तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी में हम बाबा राज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। खऱ्या अर्थानं व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आपण किती अंतर पायानं चालतो यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असते की आपण डोक्यानं किती चालतोय। आणि आमचं डोकं जर शिकलेलं असेल, सुपीक असेल, तर आपण कुणापुढेही नतमस्तक होत नसतो। आणि म्हणून या धम्मे संमेलनाच्या माध्यमातून आपण आपलं डोकं सुपीक करावं, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये आपलं फुले शाहू आंबेडकर चळवळ तुमच्या आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून गतिमान व्हावी। आणि म्हणून या संगोष्ठीला पुढे रेतत असताना या प्रबोधनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत। तथागत बुद्धाच्या महाज्ञानाने, शिवरायाच्या पराक्रमाने, महात्मा फुलेंच्या संघर्षाने आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्तृत्वाने पावन झालेल्या महाराष्ट्राच्या भूमीत आणि या महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर नगरामध्ये आजचा हा धम्म संमेलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। इथे उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहे। बोलीने चालीने निकोप शुद्ध, ज्ञानाने तेजस कधीही न क्रुद्ध, मनात निर्मळ प्रेम, स्नेही कर्तृत्व अपाट उदात्त ध्येयी असे आजच्या या पाहुण्यांचे या ठिकाणी मी स्वागत आणि आपल्याला त्यांचा अल्पसा परिचय करून देत आहे। डॉक्टर सुरेश माने सर आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्राध्यापक रणजित सर, डॉक्टर लक्ष्मणजी यादव सर, उषाताई बौद्ध, पूजाताई नाखले आणि इतर मान्यवर आजच्या या कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित आहेत। मैं यह कहती हूँ कि आगे वाला यदि हमें राम राम भी बोलता है तो हमने अपना अभिवादन जय भीम नहीं छोड़ना है। जय भीम हमारी आन है, जय भीम हमारी शान है। जय भीम, जय भीम हमारी आन है, जय भीम हमारी शान है। जय भीम हमारे जीवन जीने का मकसद है और जय भीम हमारा स्वाभिमान है। इस देश के अंदर में जिन जिन लोगों को, जिन जिन मानव समाज को यदि स्वाभिमान से जीना है तो जय भीम को नकार कर वो स्वाभिमान जीवित नहीं रह सकता। और जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं है उन्हें क्या कहेंगे आप सब जानकार हो, मुझे कहने का कोई औचित्य नहीं है। तो सम्मानित साथियों, फिर से आपको एक बार मैं नमो बुद्धाय, जय भीम। यदि बाबा साहब नहीं होते तो आज हम जो पुरुषों के बराबरी में चलने का अधिकार इस देश में मिला है, सिर्फ उषा बौद्ध को नहीं, पूजा नाखले को नहीं, या यहाँ बैठने वाले सभी महिलाओं को नहीं, तो इस देश में जो अपने आप को स्वयं बड़े मानते हैं, मैं नहीं मानती उनको बड़े, जो अपने आप को बड़े मानते हैं, जाति की व्यवस्था में भी अपने आप को अपने से ही बड़े मानते हैं, उन महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का या पुरुषों के बराबरी में चलने का, या उनके जीवन साथी यदि मर गए तो उसके बाद में उन्हें जीने का भी अधिकार नहीं था, उनको चीता पर जबरन जलाया जाता था। अगर आज हमारे साथी जाने के बाद में या उनके साथी जाने के बाद में ही वो जी सकते हैं, विधवा विवाह कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में अपना बराबरी का अधिकार मांग सकते हैं, बच्चा नहीं हुआ तो दत्तक ले सकते हैं, यह सभी अधिकार अगर किसी को इस देश ने दिया है तो वह है बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इसलिए यहाँ बैठे हुए महिलाओं को ही नहीं, सिर्फ बहुजन समाज के महिलाओं को भी नहीं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके भी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में चलने का अधिकार मिला है। ये भारत के संविधान की तरफ से मिला है। कल मैं एक जगह गई थी, वहाँ एक हमारी महिला ने बोली कि तुम्हारा अच्छा है, बोले बाबा साहब ने पूछी तुम्हारे बेटे क्या करते हैं। मैंने बोली मेरा बेटा नोएडा में है, वो जॉब करता है, मीडिया में है, और मेरी बेटी बैंक में अफसर है। तो बोले बहुत अच्छा है।
तुमच्या बाबासाहेबांना तुमच्यासाठी खूप काही करून ठेवलं म्हणे. मी म्हटलं ताई तुम्ही या जागेत आहात ना, तुम जिस जगह पर खड़ी हो बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं आपके लिए पहले किया है. उसका सरनेम था हटवार. मैंने उनको पूछे हटवार ताई बिल्ली दिखी तो 10 कदम पीछे चलो. अगर रास्ते के आप अगर घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हो, अगर रास्ते में बिल्ली दिख गई तो 10 कदम पीछे जाओ. अगर कोई सरमुंडी दिख गई यानी विधवा दिख गई तो 20 कदम पीछे जाओ. अगर कोई तेली समाज का व्यक्ति दिखता है तो 30 कदम पीछे जाओ. ये व्यवस्था को नष्ट करने का काम, इस पुस्तक को जलाने का काम जिस बाबा साहब ने किया, और उसी के वजह से आज पढ़ लिख कर आप इस जगह पर बैठी हो और तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए बाबा साहब ने किया. ये भी बात हम धम्म सम्मेलन से हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहन में धम्म यानी नीति नैतिकता से जीने का अधिकार. बाबा साहब ने हमें जो बौद्ध धम्म दिया है बाहर से नहीं तो यही से, लेकिन आज हमारे स्मृतियों में जो बैठी है, हमारे स्मृतियों में आज भी हमारी जो स्मृति है आज भी उसी पुराने ढंग से चल रही है. और हम अभी भी अपने स्मृतियों को भूलना नहीं चाहते. याददाश्त में जो फिट बैठा है बस उसी को याद करते रहते हैं, और उसी को याद करते करते अपना जीवन बिताते रहते हैं, अपना जीवन काटते रहते हो. जीवन बिताने का नहीं है, जीवन काटने का नहीं है. तो इस पर अनुभूति करते हुए, अब अनुभूति यह शब्द आया तो आपको लगेगा ताई क्या विपස්සना की बात कर रहे हो? नहीं, मैं सजगता की बात कर रही हूं. आपने सजग रहना चाहिए जीते जी, और उसका अनुभव करते हुए, जिसे सम्यक स्मृति कहा जाता है. हमारी स्मृति सम्यक होना चाहिए. हमारे स्मृतियों में, हमारे याददाश्त में क्या सही और क्या गलत है इसकी पहचान करना हमें आना चाहिए. क्या हमें आता है? हमें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. बुद्धायनीस धम्मा में हर बात बाबा साहब ने लिख के रखी है. पति पत्नी के रिलेशन कैसे होना चाहिए, माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, सास ससुर की किस तरीके से कदर करना चाहिए, उन्हें कैसे संभालना चाहिए, राजा धनंजय अपने बेटी को बताते हैं, विशाखा को बताते हैं. क्या हमने कभी बताया? जब शादी लगाते हो और बेटी को विदाई करते हो तो विदाई के वक्त में उसकी वोटी भरते हो और उसमें क्या देते हो? चावल देते हो, हल्दी देते हो, क्या क्या देते हो पता नहीं. क्या उनके घर में चावल हल्दी नहीं है? यह किसके संस्कार है? यानी तुम्हारे स्मृतियों में वहां पुराने संस्कार बैठे हैं जो भेदभाव वाले संस्कार थे. इन संस्कारों को भी आपको छोड़ना होगा, तब कहीं हम आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे. आपल्याला सध्या माहिती आहे, मी 2 मिनिटच आपले घेणार आहे की सध्या सरकार कोणाचं आहे आणि पेशवाई जी आहे ती येत आहे, पण ती पेशवाई दाखवता येत नाही. म्हणून जेव्हा सरकारचा शपथविधी झाला तेव्हा फुले, शाहू, आंबेडकर आणि बिरसा मुंडा, सावित्रीमाई आणि माता अहिल्याबाई होळकर यांचे फोटोज आपण बघितले असेल. तर कसं असते की जो दिखता है वैसा नहीं होता है, जो नहीं दिखता वैसा होता है. सध्या या सरकारमध्ये असं सुरू आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पुढची 5 वर्ष फार सावधगिरीने पावले उचलायची आहेत. आपल्या उषाताईने आपल्याला आपल्या वैयक्तिक आणि आयुष्याच्या संदर्भात सांगितलं, विवाह संस्थांवरती ते बोलल्या आणि बाकी मान्यवर आपल्याला सामाजिक संदर्भ सांगतील आहे, त्याच्याबद्दल बोलतील आहे. पण एक फार महत्त्वाची घटना तुम्हाला माहिती असेल 2 दिवसापूर्वी घडली परभणीमध्ये. परभणीमध्ये काय झालं? परभणीमध्ये एका समाजकंटकाने संविधानाची प्रतिकृती जी आहे तिची विटंबना केली, तिची नासधूस करण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग स्वाभाविक आहे, आपले लोक मटण खातात रोज,
किंवा रविवारी, तर त्यांच्यामध्ये फार एनर्जी असते, फार ऊर्जा असते, तर पटकन ऊर्जा बाहेर आली आणि जिंदाबाद मुर्दाबाद आणि पूर्ण शहर बंद करून टाकलं आणि दाखवून दिलं की हम भीम के बच्चे हैं. पण नंतर काय झालं, नंतर वस्त्या वस्त्यात जाऊन पोलिसांनी त्यांना अटक केली आणि त्यांना आता जेलात टाकून राहिले. आता खूप सारे केसेस चालतील, त्यांच्यावर केसेस चालतील, आयुष्यभर त्यांच्या मागे केसेस राहतील. तर एखाद्या महापुरुषाची विटंबना झाली की संविधानाची विटंबना झाली म्हणून आपण आक्रोशित होणं खरोखर योग्य आहे का, हा सवाल आपण आपल्याला विचारला पाहिजे. कारण यांनी होतं काय, त्यांना तेच पाहिजे असते की बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना करा, संविधानाची विटंबना करा आणि मग काय होतं, आपले लोक रस्त्यावर येतात, मग पूर्ण शहर पेटून टाकतात, मग आपल्या विरुद्ध लोकांचा एक वेगळा कल होतो आणि मग आपले जे तरुण असतात ते जेलमध्ये जातात, मग त्यांना आयुष्यभर ते जेलमध्ये जावं लागतं, आयुष्यभर ते कोर्टाची कचेरी करावी लागते. त्यातून आपल्याला साध्य काय होतं, तर काहीच नाही. काही काळपर्यंत निश्चितपणे समाजाची एकी दिसते, आपण फार संघर्षवान आहोत असं दिसते, पण त्यातून फार काही साध्य होत नाही. आणि अशात आपला एक नेते आहेत, त्या नेत्यांनी स्पष्टपणे लिहिलं की मराठा समाजाच्या एका व्यक्तीने ही घटना घडवली. का लिहिलं असं, काय गरज आहे मला सांगा. आपण धम्म संमेलन करतोय, धम्म काय सांगतो, मैत्री सांगतो, प्रत्येकाशी मैत्री करायची आहे, प्रत्येकाला आपलंसं करायचं आहे. आज आपण हा दुपट्टा दिला, मला वाटतं हा खूप चांगला दुपट्टा आहे, याच्यात निळा कलरही आहे, लालही आहे, भगवाही आहे, पिवळाही आहे, हेच आहे सगळे हे सगळे रंग एकत्र करून म्हणजे सगळ्या समाजाला एकत्र करून आपल्याला समोर जायचं आहे. पण असं असताना काही लोक म्हणतात की नाही, ही मराठा वर्सेस बौद्ध अशी ही लढाई करण्याचा प्रयत्न परभणीमध्ये केला आहे. मी तुम्हाला सांगतो सर, रणजितदादा इथे आहेत, नागपूरमध्ये 15-20 वर्षापूर्वी खूप घटना व्हायच्या, बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना व्हायची, अनेक लोक रस्त्यावर यायचे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करायचे, पूर्ण शहर बंद करून टाकायचे. पण त्यात व्हायचं काय, मला पण स्वतः अनेक कोर्ट केसेसमध्ये जावं लागलं, मी पण टेस्ट करायचो. पण नंतर आमचे काही हुशार सुजान नागरिक होते, त्यांनी सांगितलं की बरोबर नाही, प्रत्येक वेळेस आपण रिएक्शन द्यायची गरज नाही. मग आम्ही काय केलं, एकदा आमच्या जातुर्डी नावाचा एरिया, जाटोर्ली म्हणतात त्याला, त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना झाली, खूप लोक जमले, आम्ही गेलो. आम्ही म्हटलं कोणीही नारे देणार नाही, कोणीही काही करणार नाही. आम्ही एका भंतेजीला बोलवलं, बुद्धवंदना घेतली, तो पुतळा स्वच्छ केला, साफ केला, शांत केला आणि घरी गेलो. तर ही रिॲक्शन आपली असली पाहिजे की त्यांच्या रिॲक्शनला आपण रिॲक्शन देता कामा नये. आपण कधीही प्रतिक्रियावादी फार जास्ती होऊ नये आणि ज्यावेळेस संविधान वाचवायची खरंच गरज असेल ते आपण दाखवलं आहे. 2024च्या निवडणुकामध्ये काय केलं आपण, फक्त आपण आपल्या वोटचा एक चांगला उपयोग केला तर आज 60 जागा त्याच्या कमी झाल्या, 60 नाही ते 400 म्हणत होते, त्यांना आपण 240 वर आणलं. तर ही खरी लढाई आहे आणि हीच लढाई आपण लढली पाहिजे. आपण अशा कोणत्याही हिंसक कारवाईत सामील होता कामा नये की ज्याच्यामुळे आपलं समाजाचं आणि आपल्या युवकांचं नुकसान होईल. इस कार्यक्रम का अपना एक मकसद है और इस कार्यक्रम के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, तथागत बुद्ध के विचारों का भारत क्या बन पा रहा है या उसी दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. खुदाई के दौर में हम संविधान की बात करने के लिए इकट्ठा हुए और जब मैं खुदाई कह रहा हूं तो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं. हम महाराष्ट्र में खड़े हैं. ये जगह जब भी हम यहां आते हैं, ये जब हम इस कार्यक्रम में आ रहे थे तो आदरणीय सुरेश माने साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक लाइन बड़ी दिलचस्प कही कि जहां हम हैं कल्चरली बहुत स्ट्रांग हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत जगे हुए और सजग हैं और राजनीतिक रूप से उतने सब कामयाब नहीं हैं. और जहां से मैं आया हूं उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, वहां के बहुजन लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा कामयाब हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं. और मुझे ये बात इस तरह के हर कार्यक्रम में आने के बाद महसूस होती है.
अमन कांबले साहब हमारे मित्र बड़े भाई, अक्सर ये बात हम लोग करते रहते हैं, उनका भी निवेदन आया, फिर अनिल कानेकर साहब का फोन आया कि आपको आना है। तो हम जब भी यहां आते हैं यही सोचने समझने और देखने आते हैं कि ये विडंबना और विरोधाभास क्यों है कि जहां का कल्चर इतना शानदार हो, जिस कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बैठी हों, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए तो मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं कि आप इतना कामयाब कार्यक्रम रखते हैं और बहुत व्यवस्थित, बहुत सजा हुआ कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक चेतना है जिसमें तथागत बुद्ध के विचार हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्षों का विचार है, छत्रपति शिवाजी से लेकर शाहू जी महाराज के विचार आज भी यहां के लोगों के जहन में जिंदा है। और आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो इतना करीने से होता है, फिर राजनीति में फेल क्यों हो गए। सुरेश माने साहब प्रोफेसर रहे हैं, मैं भी प्रोफेसर था, अभी नहीं हूं। हमारे बहुत सम्मानित अग्रज आदरणीय रणजीत मेश्राम साहब, बहुत पहले हम लोग वर्धा में एक कार्यक्रम में साथ में थे। आज जब मिले मेश्राम साहब तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नौकरी है कि चली गई। तो मैंने कहा कि नहीं सर, 6 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन मुझे नौकरी से निकाले जाने का फरमान आया था, इसलिए मेरे लिए वो तारीख अब 2 वजहों से बहुत खास बन गई है। एक ये कि उसी दिन कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया, और दूसरा उसी दिन मेरी नौकरी भी उन कुछ नामुरादों ने छीन ली, लेकिन उन्हें लगा था कि चुप हो जाएगा, डर जाएगा, इसीलिए तो नौकरी छीनते हैं। हमने सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बोलना तो पड़ेगा, और बोलना उस वक्त सबसे जरूरी बन जाता है जिस वक्त बोलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप बोलते हैं तो बोलिए, लेकिन हमारे मुताबिक बोलिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा बोलिए, हमारी हां में हां मिलाइए, बुद्ध की बात मत करिए। अहिंसा की बात फिर होने लगेगी, फिर हिंसा के दाम पर नफरत का व्यापार कैसे होगा कि बंटोगे तो कटोगे। आपके यहां बुद्ध का विचार चल रहा है और हमारे यहां नारा चल रहा है बंटोगे तो कटोगे। अब आप सोचिए, एक ही देश है और कैसे वहां पर कुछ और विचार में जी रहा है, आज यहां पर कुछ और विचार में जी रहा है। यहां हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रोफेसर की डायरी दी है, यहां पर पुस्तक में लगाया हुआ है, आप चाहेंगे तो वो किताब पढ़िएगा, मराठी में भी है। और अभी रणजीत साहब ने वो मुझे बताया भी कि यहाँ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने जब तुम्हारी किताब के बारे में लिखा कि एक बार वो किताब ली और पढ़ते चले गए, मराठी में थी, तो उन्होंने ये दिलचस्पी दिखाई। मैंने उस किताब में यही लिखा है कि जिस कलम और किताब से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोग पढ़ लिख करके आज यहां पर पहुंचे, इतने ताकतवर हुए। अगर इस देश में संविधान न होता तो बंबई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर सुरेश माने साहब इतने बड़े स्कॉलर बनकर के समाज के बीच अब अपनी नौकरी छोड़ करके अपना काम नहीं कर रहे होते। अगर इस देश में संविधान न होता तो इतने वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रणजीत मेश्राम साहब हो, या आज जिनकी आवाज दबाई जा रही हो, ऐसे वक्त में पूरे इंडिया की आवाज बनकर के बुलंदी से पत्रकारिता करने वाले हमारे मित्र अमन कांबले हो, या इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं और आप सामने जितने लोग हैं, अगर इस देश में संविधान न होता, हमारे हाथ में कलम और किताब न होती, तो आज हम यहां इतने अच्छे कपड़े पहनकर इतने शानदार कार्यक्रम को यहां आयोजित नहीं कर पा रहे होते। इसलिए हम शिक्षा की बात करने आपके बीच में आए। 1850 इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना
कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहां सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? हुए हैं ना? मैं आया तो मुझे पता चला कि हजारों की संख्या में आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए, और प्राइवेट स्कूल जहां खुले हैं, जिसकी जेब में पैसा होगा वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में आइए, हमारे उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने के लिए फरमान आया। इट्स कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। उसी शिक्षा नीति को मैंने अपने प्रोफेसर की डायरी में लिखा। फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी 90 के बाद तो ये पहली बार ऑर्गेनाइज्ड। अभी माने साहब आते समय रास्ते में कहानी सुना रहे थे कि हमारे मां और पिता दोनों इलिटरेट थे, और मैं बंबई यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट का HOD तक पहुंचा। 24 बच्चों को अकेले हमने PhD कराई है। इतने स्कॉलर थे कि आज भी नौकरी के लिए लेटर आता रहता है। तो ये शिक्षा के दम पर हुआ। मेश्राम साहब यहां बैठे हुए हैं तो अपनी कलम से, अपनी पत्रकारिता से, अपने ज्ञान से अपना लोहा मनवाया। कांबले साहब विपरीत परिस्थितियों में आवाज इंडिया चला रहे हैं, और हम अगर इस देश में संविधान और बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो यूपी के आजमगढ़ के किसी गांव में हम भी गाज भैंस चरा रहे होते। लेकिन आज यहां पहुंचे हैं तो मंडल कमीशन और भारत के संविधान की वजह से पहुंचे हैं। यह बात हम कहते हैं, और इसीलिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ द बैच, API स्कोर में 100 में 96 था। अब तो साल भर हो गया नौकरी से निकाले जाने के बाद। जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे तो उन्होंने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की बात करता है, ये RSS का विरोधी है। मैंने कहा कि नौकरी पाने और प्रोफेसर पाने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि आप RSS की शाखा में जाओ। इसलिए अगर ये शर्त होगी तो ऐसी नौकरी को ठुकराना मेरे लिए वाजिब होगा। इसीलिए मैंने अपनी किताब में, प्रोफेसर की डायरी में लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। आज वो लोग चाहते हैं कि अगर आप जी हजूरी करेंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे। अगर आप पैंथर भी हों, महाराष्ट्र के लोगों इशारे में समझना, नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर आप पैंथर भी हों और हमारी तरफ आ जाइए तो मंत्री बना देंगे। बिना विधायक सांसद के भी आप मंत्री बने रहेंगे, और वहां भी रह करके जय भीम बोला करिए। मैं अभी मेश्राम साहब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर को अपनी दीक्षा के लिए क्यों चुना था। पहले भी मैंने पढ़ा, समझा और कहा कि इसको नागपुर के करीब पहुंचूंगा तभी बोलूंगा मंच से, और यह बात लोगों तक जाए। जिस समय बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई की तरफ चुना था, बाद में यहां पर आए, तो वही दो बातें जो मुझे पता थी मेश्राम साहब ने उसे पुख्ता की। एक तो ये नागपुर नागवंशी परंपरा का, हमारे शासकों का इतिहास का एक बड़ा केंद्र रहा, और दूसरा कि नागपुर उस विचारधारा का भी केंद्र था जिसको बाबा साहब अंबेडकर इस देश और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। इसलिए उन्होंने नागपुर उनके छाती पर चढ़ करके वहीं पर अपनी दीक्षा ली, और आपको हमको एक अधूरा मिशन सौंप कर गए कि बड़ी मुश्किल से एक कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे रुकने मत देना, आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अंबेडकर हो, कांशीराम हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। हमारा बच्चा तो अच्छी जगह नौकरी करे, अच्छी शादी विवाह हो, अच्छा घर बनवा ले, यहां लाखानदूर में भी एक घर रहे, एक घर नागपुर में रहे, और अगर अच्छी नौकरी रहे तो दिल्ली में भी एक घर बनवा ले। और समाज की चिंता कौन करे? पड़ोसी करे। हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये हैं कि आगाज कोई और करे। समझ पाए? अपने घर से कुर्बानी न देनी पड़े। मैं भी जानता हूं कि मैं नौकरी में था, उसके बाद नौकरी चली गई। मेरे घर वाले आज भी कहते हैं कि चुपचाप अगर रहे होते तो नौकरी करते, 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह होती।
मैं सोचता हूं कि इतने 10,000 प्रोफेसर वहां हैं, किसी को कोई नहीं जानता, मुझे मेरा समाज जानता पहचानता तो है, मुझे सम्मान और इज्जत तो देता है। इसलिए जो भी लड़ने वाला हो, मेरी गुजारिश है उसे अकेला मत पड़ने देना। और मैं आपसे छोटा हूं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं उनसे उम्र में छोटा हूं। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतना उम्र संघर्षों में देने वाले लोग यहां बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, हमने नाक लंबी कर दी और दिल छोटा कर लिया है। अब हमारे दिल में अपने भाई के लिए भी जगह नहीं बची। ओबीसी से लड़ रहा है, SC से लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ रहा है उसके लड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जा रहा है, बांट दो, आरक्षण को बांट दो। और आप अपना आरक्षण दिया हुआ जो है वो नहीं बचा पा रहे। ओबीसी जाति जनगणना नहीं करा पा रहे, लेटरल एंट्री आ गई, NFS आ गया, और आपका वोट तो ऐसे लूट लिया जा रहा है कि सरकारें आपके सीने पर चढ़कर दूसरे की बन जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जब आपकी हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या बचाओगे अपना परिवार? इसलिए जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। या संपूर्ण भारताचा इतिहास जर पाहिला तर इथली जी परिस्थिती आहे, आजचं जे चित्र आहे, ते चित्र असं का झालं तर त्याची उत्तर या संपूर्ण समाज रचनेमध्ये आपल्याला मिळतात। त्यामध्ये सर्वच गोष्टी येतात, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सर्व। मी तुम्हाला आजच्या या प्रसंगी एकच सांगू इच्छिते की तुम्हाला सगळ्यांना सुखाचं, आनंदाचं जीवन पाहिजे, बरोबर? ज्या ज्या काळामध्ये ज्या ज्या महापुरुषांनी जे जे कार्य केलंय, आपण बाबासाहेबांचंच उदाहरण घेतलं तर त्यांच्या काळामध्ये जे आव्हान होतं ते आव्हान त्यांनी स्वीकारलं। त्या आव्हानाला स्वीकारून आज जे आपण संविधानानुसार आपला देश चालतोय, आपल्याला एवढ्या सगळ्या सुविधा मिळाल्यात, कितीतरी गोष्टी आपल्याला संविधानाने दिलेल्या आहेत, त्या सगळ्या आपण अनुभवतोय, त्याचे फायदे आपण घेतो आहोत। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बुद्धाचा धम्म दिला। हा बुद्धाचा धम्म म्हणजे काय? ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, त्याचं मूळ तुमच्या जवळ आहे। खूप काही निराशावादी नाही। आपण जर साध्या एका गोष्टीचा विचार केला, बाबासाहेब एकटेच होते, एवढा विपरीत काळ होता। आज आपल्याला थोडंसं जरी मनाच्या विरुद्ध वागवलं तर आपल्याला एवढी चीड येते। त्या काळात तर हातही लावला जात नव्हता, एवढ्या विपरीत परिस्थितीत। म्हणजे समजा आज तसं वागलं तर आपण जगणंच विसरून जाऊ, अशी वेळ आपल्यावर येईल। अशा विपरीत परिस्थितीतही एकटे बाबासाहेब बुद्धीच्या भरवशावर टिकून राहिले। आणि ती विचार करण्याची क्षमता जी आहे ती तुमच्यामध्येही आहे। आज जर आपण बारकाईने विचार केला तर त्यांच्या काळापेक्षा बरंच आपल्याला मिळालेलं आहे। आणि आजची जी आव्हानं आहेत ती सोडवण्यासाठी आपल्याला एकत्र येणं फार गरजेचं आहे। आणि हे एकत्र येणं कुठून येणार? आजचं जे नवीन पिढी जी आहे ना, सगळी आपली, आपण येतात सांगितलं इथे की नवीन पिढी इथे दिसत नाही। कुठे आहे ती रील पाहत आहे, स्वतःच्या रील बनवत आहे, असं त्याच्यात ते गुंतलेले आहेत। आणि हे कोणी दिलं? हे आपणच दिलं त्यांना, ह्या समाजानेच दिलं त्यांना। तर हे कुठेतरी आपण थांबवायला पाहिजे, आपल्यापासूनच सुरुवात करायला पाहिजे। ही सुरुवात करण्यासाठी जी मनाची मांडणी पाहिजे, रचना पाहिजे, ती दुसरं कोणी येऊन नाही करू शकत, ही आपल्यालाच करायची आहे। साधं उदाहरण घेतलं आपण बोलण्याचं, तर आपण एखादा व्यक्ती उलट बोलला असेल तर त्याच्यापेक्षा उलट बोलतो जास्त। भगवान बुद्धाच्या काळाचा जर विचार केला तर शिव्या देत जाणारा माणूस भगवान बुद्धाच्या मागे 2 किलोमीटर गेल्यानंतर तिथे गेल्यानंतर बुद्धांनी म्हटलं की बस बाबा, थकला असशील, झालं असेल तुझं तर बस, मग सांगितलं समजावून। तर आपण रिॲक्ट होतो। तर हा जो विचार आहे, ही जी विवेक शक्ती आहे
ती दुसरीकडून नाही येत. त्यासाठी मेहनत करावी लागते. आणि माणसाचा मेंदू असा आहे, इझी गोईंग गोष्टी सहज स्वीकारतो. शाळेतल्या मुलांचं उदाहरण घ्या किंवा तुमचं आपलं स्वतःचंच उदाहरण घ्या. शाळेतले मुलं पिक्चरची गाणी, मी टीचर आहे प्रोफेशननी, 101 पिक्चरची गाणी पोरांना येतात आणि अभ्यासाचं एकही शब्द येत नाही. ते हे कुठून आलं? हे एकाएकी नाही आलं त्यांच्याजवळ. ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी इथला जो समाज आहे रूट लेवलचा, तोच जबाबदार आहे. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आणि या सगळ्या गोष्टी याच्यात जर सुधारणा करायची असेल तर त्याची सुरुवात एक व्यक्ती म्हणून स्वतःपासून आपल्याला करायची आहे. मी तुमच्याकडून हीच अपेक्षा करते की जरा बारकाईने विचार करा. आनंद पाहिजे असेल तर आनंद द्यावा लागतो. सुख पाहिजे असेल तर स्वतः सुखी राहावं लागते. ज्ञान द्यायचं असेल, समजदारी द्यायची असेल तर ती स्वतः आपल्याजवळ असावी लागते. ही आपल्याजवळ आहे का? म्हणजे मग हे बाकीचं वातावरण जे आहे ना, त्यांना पण तेच पाहिजे, त्यांना ते पाहिजे नाही आहे असं नाही आहे. खूप बारीक विचार आहे. आपण एक असा आदर्श समाज म्हणून जर पुढे आलो सत्याच्या मार्गाने, धम्माच्या मार्गाने, तर हा अधम्माचा मार्ग जो आहे तो आपोआप त्याची तीव्रता कमी होईल. मित्रांनो, बाबासाहेब आंबेडकरांनी सतत 38 वर्ष संघर्ष केला. 1918 ते 1956 पहिल्यांदा 1918ला साऊथ ब्युरो कमिशन आलं आणि 1956ला नागपूरला बौद्ध धर्माची दीक्षा दिल्याच्या नंतर 1.5-2 महिन्यातच आपल्यावर आभाळ कोसळलं. 18च्या साऊथ ब्युरो कमिशनच्या नंतर 27ला सायमन कमिशन आलं, 42ला क्रिप्स कमिशन आलं, त्यानंतर अजून 2-3 कमिशन आल्या. 200 वर्ष या देशावर इंग्रजांचं राज्य राहिलं आणि या राज्यकारभाराचा सुतोवाच घेण्याच्यासाठी ते खासदारांचं एक शिष्टमंडळ इंग्रज सरकार पाठवायचे आणि त्या शिष्टमंडळाचा जो प्रमुख असायचा त्याचं ते नाव द्यायचे, जसं साऊथ ब्युरो कमिशन किंवा सायमन कमिशन किंवा क्रिप्स कमिशन. एक लक्षात घेतलं पाहिजे, 1920च्या नंतर महात्मा गांधींचा उदय झाला. त्याच्या 2 वर्षाआधी बाबासाहेबांनी आपल्या सार्वजनिक कार्याचा प्रारंभ केला होता. 5 वर्षात म्हणजे 1915ला महात्मा गांधींनी काँग्रेसचं प्राथमिक सदस्यत्व घेतलं. जगात हा चमत्कार आहे. जगात एका माणसाने 5 वर्षात संपूर्णच्या संपूर्ण राजकीय पक्षावर ताबेदारी मिळवून घ्यावी, क्वचितच असं घडलं. या अशा विरोधाभास स्थितीमध्ये बाबासाहेबांनी अतिशय समर्पकपणे तुमच्या माझ्या पिढीचा विकासाचा हा लढा, तुमच्या माझ्या दुःखितांच्या प्रातिनिधित्वाचा हा लढा अत्यंत समर्थपणे हाताळून त्याला पिढ्यान पिढ्या सुखावणारं एक निश्चित अशी वाट दिली. या महापुरुषांनी केवळ वक्तव्यातून नव्हे, केवळ लिखाणातून नव्हे, केवळ रस्त्यावर येऊन नव्हे, जी जी त्यावेळेसची साधनं होती त्या संपूर्ण साधनांना स्वतः ते लक्षात घेऊन त्यावेळेस सजग करायचे. मला आठवतं 1920ला त्यांनी मूक नायक नावाचं साप्ताहिक काढलं. 1927ला त्यांनी बहिष्कृत भारत नावाचं साप्ताहिक काढलं. 1924ला त्यांनी बहिष्कृत हितकारणी सभा काढली.
1936ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष काढला, 1942ला त्यांनी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन काढली, 1956ला त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाचं स्वप्न पाहिलं. बाबासाहेबांच्या या संघर्ष इतिहासात शेवटच्या काळात जे तुमच्या माझ्या आपल्या पिढींच्या संबंधातलं जे उन्नयनाचं होतं ते त्यांनी सांगितलं. पण जे देशासाठी, देशावर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांसाठी, देशात येणाऱ्या नंतरच्या पिढींसाठी जे त्यांनी आवाहन केलं, ज्या सूचना केल्या, जी मार्गदर्शक तत्व सांगितली, मनातलं जे दुःख सांगितलं, ते केवळ अस्पृश्यांसाठी किंवा ओबीसीसाठी नाही, ते संबंध देशासाठी सांगितलं. कदाचित 25 नोव्हेंबर 1949ला संविधान देतानाच्या एक दिवस आधी त्यांनी संविधान सभेपुढे जे 1.5 तासाचं प्रदीर्घ भाषण केलं, अजरामरचं भाषण आहे. किंवा 22 डिसेंबर 1952ला पुणे येथे वकील आणि न्यायाधीशांच्या परिषदेमध्ये ते जे बोलले, ते अविस्मरणीय भाषण आहे. काय 1951ला त्यांनी मुंबई आकाशवाणीला जी मुलाखत दिली, अविस्मरणीय भाषण आहे. किंवा शेवटच्या काळात त्यांनी या देशातल्या बुद्धिवंतांना, या देशातल्या राज्यकर्त्यांना जे खुले पत्र दिलं, पिढ्याने पिढ्या जागवणारा तो संदेश आहे. आज मला असं वाटतं, बाबासाहेबांनी तुमच्या माझ्यासाठी काय सांगितलं ते जितकं जास्त महत्वाचं आहे, तितकंच त्यांनी या देशासाठी जे मोलाचं सांगितलं ते कदाचित एक पाऊल जास्त महत्वाचं आहे. आता संविधानिक नीतिमत्ता हे सांगताना बाबासाहेब काय लिहितात? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरॅलिटी. बाबासाहेब असं म्हणतात की ही जी तुम्हाला अट सांगतोय, ही अट, ही संविधानात्मक नीतिमत्ता या देशातल्या लोकांना ती पाळावी लागेल. आणि हे सांगताना बाबासाहेब म्हणतात, अमेरिकेचा पहिला अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन, हे बाबासाहेबांनी लिहिलंय, हे बाबासाहेबांनी सांगितलंय, ही बाबासाहेबांनी काळजी नमूद केली आहे, ही 1956ला नमूद केलेली आहे, ते खुल्या पत्रातनं केली आहे, विस्मरणात टाकून दिलंय. भाग्य आहे की अजून केराच्या टोपलीत नाही टाकलं. तिथे बाबासाहेब म्हणतात की अमेरिकेचा अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन, अमेरिका स्वतंत्र झाल्याच्या बरोबर पहिला राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा मान वॉशिंग्टनला मिळाला. बाबासाहेब म्हणतात की जॉर्ज वॉशिंग्टनवर अमेरिकेची मंडळी, अमेरिकेची माणसं इतकं प्रेम करायचे, लिहून ठेवलंय हा, इतकं प्रेम करायचे की त्याला साक्षात देवाचं रूप मानायचे म्हणे वॉशिंग्टनला. वॉशिंग्टन 10दा जरी निवडणुकीत उभा राहिला असता तरी अमेरिकेतला माणूस त्यांच्या विरुद्ध उभा नाही राहू शकला असता. इतका लोकप्रिय जॉर्ज वॉशिंग्टन होता, हे बाबासाहेब म्हणतात. राष्ट्राध्यक्ष झाल्याच्या नंतर 5 वर्षाची मुदत संपल्याच्या नंतर वॉशिंग्टननी सरळ सांगितलं म्हणे, मला दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदासाठी उभं राहायचं नाही. कॉन्स्टिट्यूशन मॉरॅलिटी समजावून सांगताना बाबासाहेबांनी खुल्या पत्रात हे नमूद केलं आहे या देशातल्या लोकांना की तो मोह करू नका. तुम्ही पंतप्रधान असाल की खासदार असाल की आमदार असाल, त्या जागेवर वारंवार निवडून येण्याची इच्छा बाळगू नका. ही तुमची कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरॅलिटी आहे. अरे अमेरिकेचा अध्यक्ष 10दा जरी निवडून उभा राहिला असता तरी निवडून जाऊ शकतो. तो आपल्या देशातल्या लोकांना सांगतो, मी एकदा निवडून आल्याच्या नंतर 5 वर्ष अध्यक्ष राहिल्याच्या नंतर
मी नाही राहणार म्हणे आता उभा. राजाशाहीच्या विरुद्ध मी लढा दिला. अमेरिकेच्या राजेशाहीच्या विरुद्ध लढणारा मी अध्वर्यू, मी नेता. कारण राजेशाही म्हटली तर ती मरेपर्यंत सत्तेवर असते. हुकुमशहा म्हटला तर तो मरेपर्यंत सत्तेवर असतो. लोकशाही म्हटली की गादीवरची माणसं हटावी लागतात. इच्छा व्यक्त केली तरी नव्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा लागतो. वॉशिंग्टनने आपल्या माणसांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु लोकांनी लाखोंचा मोर्चा त्यांच्या घरावर नेऊन नाही म्हणे तुम्हाला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावंच लागेल. फार कष्टानं वॉशिंग्टन दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाले. परंतु तिसऱ्या वेळेस जेव्हा अध्यक्ष व्हायची पुन्हा गळ घातली तेव्हा वॉशिंग्टननी साफ नकार दिला, मी उभं राहणार नाही. आणि नाही राहिले. हे उदाहरण बाळासाहेब लिखित रूपात देतात. आणि मी या देशात पाहतो म्हणे की मरेपर्यंत त्या पदाची इच्छा सोडत नाही म्हणे माणसं. तुम्ही आम्ही ह्या संबंध गोष्टींचा आता विचार करायची ही वेळ आली आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 ला आपण संविधान ऍक्सेप्ट केलं, स्वीकृत केलं. 26 जानेवारी 1950 ला आपण अंमल केला, इम्प्लिमेंट केलं. स्वीकृत झाला, खूप मोठं झालं. संविधान दिन काय करतो, आनंदित काय म्हणतो. अरे पण ज्या दिवशी लागू झालं यार, अरे 2 महिन्यानंतर ते लागू झालं ना. संमत होणे महत्वाचं की लागू होणे महत्वाचं. तो अंमलबजावणीचा दिवस जो 26 जानेवारी तो अंमलबजावणीचा दिवस कधी सांगत नाही ना. तो प्रजासत्ताक दिवस म्हणून तुम्ही उत्सवामध्ये घालवता ना. तो प्रजासत्ताक दिवस म्हणून तुम्ही अत्यंत आनंदाने मानवता ना. मग राष्ट्रपती असो की प्रधानमंत्री असो, 26 जानेवारी या दिवशी संविधान लागू झालं, संविधानाची अंमलबजावणी झाली म्हणून हा गणराज्य दिवस कधी सांगत नाही ना. आता अलीकडे तुम्ही 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधानाला मंजुरी दिली, स्वीकृती दिली, ते दादा सांगता. अरे अंमलबजावणीचं काय? एखादी गोष्ट लागू होणे त्याच्यापेक्षा 1000 पट लाखवंद अंमलबजावणी महत्वाची असते. तुम्ही संविधानाचं मंदिर मानता की तिचा अंमलबजावणी करता? बात कहां से शुरू करे और कहां से खत्म करे, ये दास्तां तो लंबी है. किसी शायर ने ठीक कहा है, ना मैं कह पाऊंगा ना तुम सुन पाओगे. कहना भी थकान जैसा है और सुनना भी थकान जैसा है. फिर भी सुनना और सुनाना ये समय की जरूरत है. आज जब देश के चारों हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले लोगों की कमी नहीं है, नारे लगाने वालों की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, शासन प्रशासन यंत्रणा का गैर इस्तेमाल करने वाली यंत्रणा की कोई कमी नहीं है. ऐसे हालत में आप बौद्ध धम्म सम्मेलन लगाते हो, आपका काम वही चिड़िया जैसा है. आप भी अपनी एक मिसाल बनाना चाहते हो, आप भी एक नई पहल करना चाहते हो. और ये नई पहल जब करते हो तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमें बार बार ये नई पहल क्यों करनी पड़ती है. क्यों ना हम किसी लेवल पर स्टेबलाइज होते,
क्यों ना हमारी एक सामाजिक, राजनीतिक, कल्चरल लेवल की एक स्टेबिलिटी आती। और जवाब यह है कि स्टेबिलिटी आने के लिए किसी भी बदलाव के चक्र को एक ड्यूरेबिलिटी की जरूरत होती है, ज्यादा समय तक चलने की जरूरत होती है। और अगर वो ज्यादा समय तक नहीं चला तो कुछ समय तक चलने के बाद फिर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। हमारी अवस्था वही है। हम 100 कदम आगे चलते हैं और दूसरी बार 90 कदम हम वापिस आते हैं। 10 कदम हमारा बैंक बैलेंस होता है, फिर हम 110 कदम आगे चलेंगे, फिर हम 100 कदम पीछे आएंगे, फिर हमारा बैंक बैलेंस 10 होता है। अनेक महापुरुषों ने यह बात हमें बार बार समझाई, हमारे समझ में नहीं आई। हर महापुरुष ने अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से रखी। उनका भी एक सामाजिक विद्रोह, एक आंदोलन कहीं न कहीं कल्चरल लेवल पे एक टप्पे पर आकर थम गया। चाहे वो महात्मा फुले का हो, चाहे रविदास जी का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे पेरियार जी का हो, चाहे बाबा साहब का हो। और बाबा साहब का जो 3-4 दशकों का सामाजिक बदलाव का आंदोलन, सामाजिक सुधारना के बाद, राजनीतिक अधिकारों के बाद जब वो एक कल्चरल लेवल पे पहुंचा तो उन्होंने हमें भी याद दिलाया था। हमें क्या याद दिलाया था कि एक बहुत बड़ी एक हमारी कल्चरल लीगेसी है, उसका हम रिवाइवल करने जा रहे हैं, जिसका इस भारतवर्ष में नामो निशान मिटाया गया है। उसका रिवाइवल हम करने जा रहे हैं। और जब रिवाइवल करने जा रहे हैं तो रिवाइवल करने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी है कि इसको वो बरकरार रखे। सवाल यह आता है कि 1956 के क्रांति को क्या हम लोग बरकरार रख पाए हैं? हम हिसाब किताब लगाते हैं, दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, इसका जरूर हिसाब किताब लगाना चाहिए, लगाते हैं। लेकिन हमने क्या किया उसका भी तो हिसाब किताब लगना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरों ने क्या किया, ये तो जरूर सोच समझे, लेकिन हमारी गलतियां कहां हुई इसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं हमारी गलतियां क्या हुई तो जिनको कुछ बुनियादी सच समझने की औकात नहीं होती, जिनको रियल ट्रूथ समझने की औकात नहीं होती, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं औकात। औकात इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटी, और हिंदी में अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो जिनके पास औकात नहीं है उनको नालायक कहा जाता है। मैं औकात शब्द इस्तेमाल इसलिए किया कि हमने ये धम्म परिसर को सम्राट अशोक की प्रतिमा कहीं जगह पे लगाई। क्यों याद करते हैं सम्राट अशोक को, किस वजह से, क्या कारण है, इतना तो समझो। अगर सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया नहीं होता
तो क्या आप लोग शायद सम्राट अशोक को यहां याद करते? मेरा सवाल है आपसे। सम्राट अशोक इतना चक्रवर्ती राजा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ जिसका नाम वैदिक कल्चर के लोग कभी भी याद नहीं करते। ब्राह्मणिकल कल्चर के लोग सम्राट अशोक का नाम कभी भी याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? क्यों नहीं याद करते? कल परसों के राजा महाराजा के नाम याद करते हैं, लेकिन एक जम्बूद्वीप के ऊपर कई सालों तक एक सम्राट बन के हुकूमत करता है, उसको क्यों याद नहीं करते? कारण यह है, सम्राट ने उनकी कल्चरल को ऐसे के तैसे तहस नहस किया था। सम्राट ने एक नई समाज की रचना की थी। सम्राट ने नए समाज मूल्य स्थापित किए थे जो वैदिक संस्कृति के ठेकेदारों को अच्छे नहीं लगे, बल्कि वैदिक कल्चर का जिसने बेस उखाड़ कर फेंक दिया। सम्राट के बाद लगभग 300 साल तक कनिष्क है, तीसरी धम्म संगति होती है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में धम्म संगति का नामो निशान नहीं नजर आता। क्यों नहीं हुई चौथी धम्म संगति? क्यों नहीं हुई? जवाब यह है, पहली करने वाला भी राजा था, दूसरी करने वाला भी राजा था, तीसरी करने वाला भी राजा था। हमारा राजपाट चला गया, धम्म संगति खत्म हो गई। क्या इतने से सच को हम नहीं समझ सकते? कितने हम प्रज्ञावान, कितने हम बुद्धिवान, कितने हम पढ़े लिखे। जो समाज, जो तबका बेसिक सच्चाई को नहीं समझ सकता, वो कितना भी चाहे ऊंचाई कैसे पकड़ पाएगा, कैसे हासिल करेगा? अरे चलो ये मिसाल छोड़ दे, दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की इतिहास को आप अच्छी तरह से जानते हैं। 800 साल कायम थे, कोई चैलेंज नहीं था। कोई गजनी था, कोई गोरी था, कोई मोहम्मद था। 800 साल चले, अपनी व्यवस्था बनाए रखी। 800 साल के बाद उतर गए, रास्ते पे साइकिल की टायर की पंक्चर दुकान निकालने वाली दुकान खोलनी पड़ी। रास्ते के किनारे पे रेवड़ी बेचने वाली चारपाई लगानी पड़ी। क्या इस सच को हम नहीं समझ सकते? क्या इस सच को समझने वाली ऊंचाई हमारे में कभी पैदा नहीं होगी? और फिर हम कहेंगे हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं भाई, हमारा राजनीति से क्या लेना देना, हमारा पावर स्ट्रक्चर से क्या लेना देना, हमारा सत्ता से क्या लेना देना। ये कौन कहेंगे? सोशल वर्कर कहेंगे। ये कौन कहेंगे? सोशल लीडर कहेंगे। ये कौन कहेंगे? बौद्ध धम्म के काम करने वाले अनुयायी करेंगे। मेरा उनसे सीधा सवाल है, अगर खुद भगवान गौतम बुद्ध अगर राजा परिवार से नहीं आता तो भगवान बुद्ध के बुद्ध का क्या होता? थोड़ा गंभीरता से सोचकर जवाब दे। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव नाम का राजा है।
जो राजभर कम्युनिटी में पैदा हुआ। राजभर ये बैकवर्ड कम्युनिटी है। वो आज भी सुहेल देव की जयंती मनाते हैं, क्योंकि सुहेल देव एक बड़ा बौद्ध राजा था। बाकी किसको विचार किया जाता है, याद किया जाता है? राहुल संस्कृत्यायन को। कितने लोग उनसे याद करके वहां से प्रेरणा लेकर एक नई समाज की रचना करने के लिए निकलेंगे। इतना सच जो समझते नहीं, वो बेचारे अपने मकसद के पास कभी नहीं जा सकते। करिए, मैं आसानी से कहता हूं कि मैं ऐसे हजारों धम्म सम्मेलन लगाओ, करोड़ों लगाओ, लेकिन मेरे बाजू के मंदिर में बजने वाली घंटी अगर बंद करने की ताकत मेरे में नहीं है, तो मेरा बुद्धम शरणम गच्छामि वहां तक जाएगा नहीं। बुद्धिस्ट समाज संघर्ष समिती लाखांदूर तालुक्याच्या वतीनं भव्य धम्मसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यंदाचं वर्ष तिसरे। या प्रसंगी सन्माननीय उद्घाटक म्हणून लाभलेले प्राध्यापक रणजित मेश्राम सर इथं लाभलेत, त्यांचं मी समितीच्या वतीनं आभार मानतो। तसेच संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले सन्माननीय माने सर मुंबई हे सुद्धा इथं लाभलेत, त्यांचं सुद्धा मी आभार मानतो। विशेष अतिथी म्हणून आणि मुख्य मार्गदर्शक लाभलेले मार्गदर्शक डॉक्टर लक्ष्मण यादव नवी दिल्ली इथं आलेत आणि आपला अमूल्य वेळ दिला, त्यांचं सुद्धा मी आभार मानतो। तसेच मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या आयुष्यमती उषाताई बौद्ध यांनी सुद्धा येऊन मार्गदर्शन केलं, त्यांचं मी आभार मानतो। मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या डॉक्टर पूजाताई नाकले यांनी सुद्धा इथं आलं आणि आपल्याला उद्बोधन केलं, त्यांचं सुद्धा मी आभार मानतो। तसेच त्या सत्कार मूर्तींनी इथं येऊन आपला अमूल्य वेळ दिला, त्यांचं सुद्धा मी आभार मानतोय। आपण सुद्धा लांबवरून या कार्यक्रमाला आलेत आणि ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, आपणा सर्वांचा आभार मानतो। ह्या कार्यक्रमाला ज्यांनी ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली त्या सर्वांचा मी आभार मानतो। कार्यक्रमाला लाभलेले पत्रकार बंधू यांचं सुद्धा मी समितीच्या वतीनं आभार मानतोय। पोलीस प्रशासनाचा आभार मानतोय, इलेक्ट्रिक विभागाचा सुद्धा आभार मानतोय, नगर पंचायतने सुद्धा आम्हाला सहकार्य केलं, त्यांचं सुद्धा आभार मानतोय। आणि या कार्यक्रमाविषयी ज्यांनी अफवा पसरवली त्या महानुभावांना मंगल कामना देतोय आणि एकदा सर्वांचा आभार मानतोय। धन्यवाद।